सहारा प्रणाम। मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। गुजरात में चुनावी किलेबंदी। 2001 में गुजरात में नरेंद्र युग शुरू हुआ। बीजेपी ने 2002 के चुनाव में सबसे ज्यादा 127 सीटें जीतकर अपना परचम बुलंद कर दिया। लेकिन नरेंद्र युग से भूपेंद्र काल शुरू होने तक बीजेपी लगातार विधानसभा के आंकड़ों में फिसलती गई है। 2017 में पहली बार मोदी की गैर मौजूदगी में हुए चुनाव बीजेपी के लिए भारी पड़ गए और पाटीदारों की नाराजगी ने इस कदर सिर उठाया कि बीजेपी के लिए 100 का आंकड़ा भी छूना मुश्किल हो गया। 2022 की लड़ाई में अपना गुजरात का किला बचाए रखने के लिए पार्टी को किसी ऐसे नेता की जरूरत थी जो एंटी इनकम्बेंसी के लिए जिम्मेदार भी न ठहराया जाए, जिसकी पब्लिक इमेज पर कोई आक्रोश न हो और जो राज्य की 20% पाटीदार समुदाय की नुमाइंदगी भी करता हो। अचानक आला कमान की नजर अपने एक ऐसे विधायक पर पड़ी जो 2017 में पहली बार विधायक बना था, पटेल समुदाय से भी आता था और मंत्री पद से दूर होने के नाते हर तरह के आरोपों से भी दूर था। फिर क्या था, प्रशासनिक दक्षता में कमजोर होते हुए भी भूपेंद्र को उस कुर्सी का वारिस बना दिया गया जहां बैठकर नरेंद्र ने गुजरात में बीजेपी को स्थायी मुकाम दिलाने के लिए सियासी कुशलता दिखाई थी। अब भूपेंद्र पर 2022 का दारोमदार है। हालांकि उन्हें दोहरे मोर्चे पर जूझना है, जहां विपक्ष से भी दो हाथ करना है तो पार्टी की आंतरिक कलह से भी जूझना है। लेकिन देखना है कि गुजरात में पाटीदार पैठ वाले नेता भूपेंद्र 15 महीने बाद होने वाले चुनाव में किस तरह पार्टी की नैया पार लगाते हैं। आखिर उन्हें नरेंद्र की विरासत को बचाए भी तो रखना है। सियासत में चाल चरित्र चेहरा बदलने की बात करने वाली बीजेपी पिछले 8 महीने से फिलहाल चेहरे बदलकर नई रणनीति बनाने में जुटी हुई है। असम, उत्तराखंड और कर्नाटक के बाद नया प्रयोग गुजरात में हुआ है, जहां भूपेंद्र पटेल पर दांव लगाकर बीजेपी गुजरात का किला बचाए रखने की कवायद में जुट गई है। देखना है कि पार्टी का ये दांव कितना कारगर होता है। और इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। सियासत में चाल बीजेपी ने जिस तरीके से चली है वो कारगर साबित होगी या नहीं होगी, ये देखना अहम होगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं अरविंद सिंह साहब बीजेपी से, दीपक झा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, स्वागत है सर आपका, और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आप लोगों का। तमाम मेहमानों से मैं चर्चा शुरू करूं, लेकिन सबसे पहले क्योंकि बीजेपी का ही जिक्र हो रहा है, राज्य बीजेपी का है, बदलाव बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, तो आखिर इस बदलाव की इस समय जबकि चुनाव बिल्कुल सर पर हैं जरूरत क्यों आन पड़ी? बड़ा सवाल यही है, प्रश्न यही है। सबसे पहले अरविंद जी आप ही का मैं रुख कर रही हूँ। सर, कहा यह जा रहा है विकास के लिए, बेहतरी के लिए बदलाव किया जा रहा है और क्योंकि पहले भी कुछ राज्यों में ये बदलाव किए गए हैं लिहाजा कुछ नया नहीं है, लिहाजा ये प्रश्न भी ना पूछा जाए। लेकिन सर मैं ये फिर भी समझना चाहती हूँ कि इस बदलाव का, वो भी मिड सेशन के बाद, जरूरत क्यों आन पड़ी? प्रीति पांडे जी, प्रश्न पूछने का आपको पूरा अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है और आप पूछ भी रही है कि प्रश्न का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शीर्ष लीडरशिप समय समय पे विचार विमर्श करके और फीडबैक के आधार पे, अपने रणनीति के आधार पे दायित्वों में परिवर्तन करता रहता है जी। और ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा संगठन है पूरे देश में जहां इतनी सहजता और सरलता से दायित्व परिवर्तन हो जाता है, आप दूसरे पार्टियों में इसकी कल्पना तक नहीं कर सकती है। इसके पीछे कारण ये है कि बीजेपी के लोग पद को कोई पद नहीं समझते हैं, दायित्व और जिम्मेदारी समझते हैं और देश हित में काम करते हैं। जो गुजरात के पूर्ववर्ती सीएम है उनका भी बयान आपने देखा होगा, उन्होंने पार्टी का आभार जताया और कहा कि आगे जो भी पार्टी दायित्व देगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ऐसा संजोग आपको भारतवर्ष के किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में मुश्किल से देखने को मिलेगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ ही इस तरह का मौका दिया जाता है, दायित्व परिवर्तन हम लोग करते हैं, किसी दूसरी पार्टी में मिलता नहीं है। सर एक प्रश्न और मैं आपसे लूंगी, इसके बाद मैं अपने बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं।
मसलन 2012 में अगर पार्टी की बात की जाए तो आपकी जो सीटें थीं वो 115 थीं। 2002 में जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त आप लोगों की सीटें सबसे ज्यादा राज्य में 127 थीं और 2017 तक आते आते ये आंकड़ा 99 पर अटक गया। सर, ये जो आंकड़ों में कमी दिखी जा रही है, क्या इसी चीज को देखते हुए ये बदलाव किया गया है आने वाले चुनाव को देख करके? प्रीति पांडे जी, आज की डेट की हम बात करें तो गुजरात विधानसभा में टोटल सीट 182 है और भारतीय जनता पार्टी के पास 111 सीटें हैं जी। आप कह रही थी 2012 में हमारे पास 115 थे जी। तो दशकों तक राज करने के बावजूद भी 115 से तो हम पीछे नहीं है सर। 99 ना, 2017 में 99 का आंकड़ा भी तो छू लिया, 100 के भी नीचे आ गए थे आप लोग। प्रीति पांडे जी, 2017 के बाद गंगा में बहुत ज्यादा पानी बह चुका है। पिछले आम चुनाव में नवंबर में जो आम चुनाव जो बाइपोल इलेक्शन हुए थे उसमें 8 सीटों पे चुनाव हुआ था, आपको जानकारी होगी, और 8 में से 8 सीटें बीजेपी जीती थी और जनता ने आशीर्वाद दिया था और 8 सीटों पे बीजेपी को जिताया था। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास 111 सीटें हैं। तो बीजेपी ने गुजरात में जो जीत का सिलसिला है उसको लगातार बरकरार रखा है और आगे भी बरकरार। हालांकि ये जो आंकड़े हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे पास जीत का सिलसिला भी है, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर देखूं तो कांग्रेस के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला है। हालांकि सरकार बनाने की स्थिति में वो तब भी नहीं थे, लेकिन अगर 2017 के ही आंकड़ों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी बेहतर परफॉर्म करती हुई धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इसी तरीके से वो स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे होता जा रहा है। दीपक झा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। दीपक जी, गुजरात में जो बदलाव हुआ है, पहले तो कांग्रेस पार्टी उसे किस तरीके से देखती है और जिस तरीके से दलील ये दी जा रही है कि बेहतरी के लिए ये बदलाव किया गया है, इसको किस तरीके से आप लोग इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या हो गई है, कंफ्यूज पार्टी हो गई। इनको ये पता नहीं कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। जनता 5 साल के मैंडेट देती है एक पार्टी के लिए, लेकिन भाजपा किस तरीके से प्रयोग की राजनीति करती है। आपने देखा कि पिछले 4-5 महीनों में कितने मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिए हैं। जहां बदलते नहीं वहां तोड़फोड़ करते हैं और फिर इनसे सत्ता चलाया नहीं जाता। तो एक तरीके से जनता के साथ धोखा है, जनता के साथ छल है, क्योंकि जब ये चुनाव लड़ने जाते हैं तो अब इनको पता नहीं होता कि इनके पास मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के चेहरे पे ये लोग चुनाव लड़ते हैं, जो कि सरासर अब आपने देख लिया कि उसका परिणाम क्या हो गया। विकास इनका कहाँ पहुंच गया है, पूरे देश ने देख लिया है। तो विकास का नारा देते हैं और नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाते हैं, जो कि लूट की राजनीति। नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे, मैं बात करूंगा क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहते थे जब जब महंगाई बढ़ती है देश में चरम अवस्था पे भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो आज देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के राज्य में कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। इसका मतलब मान लिया जाए कि देश में भ्रष्टाचार परम और चरम अवस्था पे पहुंच चुका है। ये भाजपा के मित्र जवाब दे देंगे। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं कि जब भाजपा गिरती है अपने उसी जाल में तो कहती है कि हम देखो हमारे यहाँ जी कोई सत्ता का लोलुपता नहीं है। नितिन पटेल जी के आंसू आ रहे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। बेचारे मध्य प्रदेश में इनके कई नेता लाइन में लग के आंसू बहा रहे कि मुख्यमंत्री बनना है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह के इनके आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मजबूरी ऐसी है इन लोगों ने कि अपने नेताओं को विवश कर दिया है, जो इनके यहाँ पे नेता नहीं है। इनके मतलब जो वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, उनकी तो अनदेखी की जाती है। फिर अचानक से एक ऐसा नाम चौंकाने के लिए सामने ला दिया जाता है और उसे जिम्मेदारी भी दे दी जाती है जिसको लेकर के कभी किसी ने कोई उम्मीद नहीं की होती। हालांकि जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है वो तो पार्टी के नेता बताएंगे। मैं अरविंद जी का रुख करूंगी दोबारा से इन तमाम सवालों के साथ, लेकिन रमेश जी आम आदमी पार्टी से हैं और आम आदमी पार्टी भी गुजरात के लिए तमाम तरह की कोशिशें करती दिख रही है। रमेश जी, ये जो बदलाव हुआ है चुनाव से कुछ समय पहले, वो भी एक ऐसे नाम के साथ में जिसने सबको चौंका दिया, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया कि आखिर ये नाम किस क्राइटेरिया के आधार पर चयनित किया गया। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं? पहली बात तो बहुत धन्यवाद आपका। पहली बार मैं आपके चैनल पे गुजरात के मसले पे बोलने के लिए बुलाया गया हूँ जी। इसके पहले दिल्ली और पंजाब के मामले पे तो कई बार आया। मतलब कि इस देश की मुख्य धारा की मीडिया का ये रिकॉग्निशन है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अब इस बदलाव पे आता हूँ। अभी भाजपा के जो मित्र बोल रहे थे कि फीडबैक के आधार पे बदलाव किया जाता है पार्टी में, ये बड़ा कीवर्ड है। इसका मतलब
विजय रूपाणी जी का फीडबैक ठीक नहीं था। तो फीडबैक क्या ठीक नहीं था? सूरत में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, हमने 27 सीटें जीती, कांग्रेस 0 पर रही, और वहीं से वो फीडबैक समझ में आ गया कि जो राजनीतिक और पैसे के मामले में बड़ी सशक्त जाति है पटेल जाति, वो इनसे नाराज है। हालांकि उसी के हार्दिक पटेल के आंदोलन को ये लोग संभाल नहीं पाए थे जी। एक बात। दूसरी बात क्या कि अभी गांधीनगर में म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होने वाले हैं, जो वहाँ की जो राजधानी है अहमदाबाद, वहाँ से थोड़ी दूर पे है, बल्कि अहमदाबाद जो मुख्य शहर है वहाँ से थोड़ी दूर है। वहाँ जिस तरह का जन समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, रोज, हमारे पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, रोज कम से कम 2 से 3 हजार लोग हमारी जनसभाओं में आ रहे हैं। इसको देख करके इसी फीडबैक पर पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई, और अहमदाबाद के ही रहने वाले पहली बार विधायक बने हुए, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री की जो विधानसभा है, माननीय आनंदीबेन पटेल जी की जो इस समय राज्यसभा राज्यपाल हैं, उनकी विधानसभा से चुनाव जीते हुए एक ऐसे व्यक्ति जिसकी प्रशासनिक क्षमता कभी जांची परखी नहीं गई, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो जो ये बात है वो तो बिल्कुल सही है कि मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जो इकोनॉमिक्स में एक रूल होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, वो मोदी जी के चेहरे पर भी लागू होना शुरू हो गया है। हरियाणा में लागू हुआ, दिल्ली में लागू हुआ, पश्चिम बंगाल में लागू हुआ। मोदी जी अब उतने आकर्षक नहीं रह गए, और ये जो बदलाव किया गया है ये आखिरी बदलाव है, ये राजनीतिक अस्थिरता का संकेत है। भाजपा हर राज्य में ऐसा कर रही है। 3 महीने 4 महीने का मुख्यमंत्री, जो बातें आप कर रहे हैं उसमें मैं एक सवाल और ऐड करना चाहती हूँ। हालांकि आपने उसको इशारों में कह भी दिया कि जिनकी प्रशासनिक एक्सपीरियंस तो कुछ था नहीं, इन तमाम चेहरों के बीच में जिस चेहरे को चुना गया उसके लिए कोई क्राइटेरिया तो रखा गया होगा, कुछ तो पार्टी ने देखा होगा उन्होंने। मुझे लगता है क्राइटेरिया सिर्फ एक है, वहां उन्होंने जाति का कार्ड खेलने का प्रयास किया। दूसरा कि एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम कठपुतली बन करके रहे केंद्रीय सरकार की। हकीकत दरअसल ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी तो गुजरात छोड़ के चले आए, अमित शाह जी गुजरात छोड़ के चले आए। हमारे बीजेपी के मित्र जानते होंगे कि वहां 2 IAS अधिकारी अभी भी ऐसे नियुक्त किए गए हैं जो माननीय मोदी जी के टाइम के थे, और उनके ही कहने पे गुजरात का पूरा प्रशासन चलता है। इसी बात को कायम रखने के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में यश करे। अब मुझे बताइए, विजय रूपाणी जी के लिए किस राज्य में राज्यपाल की कुर्सी खोजी जा रही है जी? आनंदीबेन पटेल जी को तो आपने एडजस्ट कर दिया, उनको कहां एडजस्ट करेंगे? इसका मतलब मैडम, मैं अंतिम बात बोलना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों लोगों को प्रशासनिक व्यक्तियों के क्षमता करने का पहचान नहीं है। पहले उन्होंने रूपाणी जी को लाए, उनको अलग किया, उत्तराखंड में 2-2, 3-3 चीफ मिनिस्टर लाए। मतलब आप जज नहीं कर सकते कि आपकी पार्टी में जो लोग हैं उनके अंदर प्रशासनिक क्षमता है कि नहीं है, और कितना गलत संदेश जाता है। अब जो भूपेंद्र जी बने हैं वो कितना काम कर पाएंगे? इस बदलाव का क्या संदेश जनता के बीच जाता है? आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। उपाध्याय जी, यहाँ पर जो बदलाव हुआ उसने सबको चौंका भी दिया, लेकिन क्योंकि बीजेपी पीछे भी कुछ राज्यों में इस तरह के बदलाव कर चुकी है, लिहाजा बहुत ज़्यादा सवाल खड़े नहीं किए गए। लेकिन सर, क्या वाकई ये जो बदलाव किए गए हैं चुनाव से पहले, ये बदलाव ये कहते नहीं दिखाई देते कि अब तक जिन्हें हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन किया था, बिठाया था, दरअसल हमारा वो डिसीजन गलत अब तक साबित हुआ। लिहाजा अब चुनाव से पहले क्षेत्र की जनता एंटी इनकम्बेंसी को ना देखे और एक ऐसे चेहरे को ला करके दे दे जिस पर वो रूल ही ना लागू होता हो, और चुनाव में हम दोबारा से वोट मांगने के लिए आपके दरबार से खड़े हो जाएंगे। देखिए प्रीति, ये शुरुआत एक्चुअल में, अब जो आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, इससे पहले दिल्ली में जाएंगे तो एमसीडी के इलेक्शन में सारे काउंसलर्स के टिकट काट दिए गए थे और नए काउंसलर लेके आए थे। बहुत ज़्यादा एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर था। लेकिन जैसे चेहरे बदले गए, नए चेहरे आए, तो एमसीडी में सत्ता में बीजेपी आई थी। देखिए, चेहरे बदलने से हालात नहीं बदलते हैं, बिल्कुल, जबकि जनता ये चाहती है कि हालात बदलने चाहिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो गुजरात हो। आप देखेंगे पहला लोकसभा इलेक्शन गुजरात मॉडल पर लड़ा गया था कि देश का विकास होगा तो गुजरात के
तरह विकास होगा जी। और हर जगह माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात मॉडल की बात करते थे और जनता ने उसको एक्सेप्ट किया। ये बात अलग है कि दूसरे लोकसभा इलेक्शन में गुजरात मॉडल गायब हो गया था। तो देखिए अब ये जरूरत क्यों पड़ती है चेहरे बदलने की, दर्शक भी उस बात को समझना चाहेंगे। देखिए जब आप डिलीवरी नहीं दे पाते हैं तब आप जाति पर, धर्म पर, राष्ट्र पर, मतलब जहाँ जहाँ जनता को घुमाया जा सकता है वहाँ घुमाने की कोशिश की जाती है। और कोशिश ये की जाती है कि जनता जो किसान, देखिए आज जो हालात हैं, किसान आंदोलनरत है, बेरोजगारी की दर चरम पर है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के रेट, तो क्या गिनाया जाए, उपलब्धि क्या हो। एक तरफ जब हम कहते थे कि डॉलर का जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, मतलब रुपए की जो वैल्यू घटती है तो देश का स्वाभिमान घटता है। आज क्या कहेंगे आप, तो परिस्थितियां विपरीत हैं और जो एक पीक था वहां तक बीजेपी जा चुकी है। अब बीजेपी पर पाने के लिए ज्यादा ना खो पाए हम, उसको किस तरीके से हम सहेज कर रख पाए, जिन राज्यों में हमारी सरकार है किस तरीके से हम उनको बचाएं, वो कवायद एक्चुअल में कर रही है। चैलेंज बहुत हैं, चाहे सीमा पर हो या देश के अंदर के हालात। लेकिन सर जो ये एक्सपेरिमेंट इस वक्त किया भी जा रहा है, चेहरे एन चुनाव से पहले बदले जा रहे हैं, उन लोगों के पास अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। लेकिन क्या क्षेत्र की जनता इतनी आसानी से अब गुमराह की जा सकती है कि ठीक है आपने जो समय दिया था, क्योंकि वो व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर पाया, पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसे बदल दिया, उसके बदला किसी और चेहरे को आसीन कर दिया, लेकिन इस व्यक्ति को उस जिम्मेदारी का ठीकरा इसके सर पर नहीं फोड़ना चाहिए जो पहले वाला नहीं परफॉर्म कर पाया। जनता क्या इस तरह की कोशिशों से अब गुमराह हो पाएगी? देखिए अभी तक का मैंने जो आपको एक्सपेरिमेंट बताया कि भी दिल्ली में भी एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया गया था जी। और जब चुनाव थे एमसीडी के उसमें किया गया था और उसके सही परिणाम सामने भी आए थे कि दोबारा सत्ता मिल गई थी। क्योंकि कहने के लिए एक रास्ता बचता है कि देखिए ठीक है रूपाणी जी ने ठीक नहीं किया, लेकिन अब मान लीजिए हम बघेल साहब यही भूपेंद्र पटेल की बात करें तो पटेल साहब जाकर कहेंगे जनता के बीच में देखिए मुझे समय कम मिला है, एक बार और हमें आजमाइए, मुझे समय दीजिए और मैं जो चीजें हैं उन सबको दुरुस्त कर दूंगा। ये बात अलग है कि भी पटेलों में भी कई वो हैं, भाई लहुआ पटेल अलग है, कड़वा पटेल अलग है, और फिर जो हार्दिक पटेल है आप देखेंगे जहां 2017 की बात कर रहे थे 99 सीटों पर बीजेपी आ गई थी, तो हार्दिक पटेल एक बहुत बड़ा रीजन था, पटेल वहां भी नाराज थे और हार्दिक पटेल के कांग्रेस में आने से कांग्रेस की स्थिति कुछ बेटर हुई थी। बिल्कुल। तो पार्टी उन सब चीजों का आकलन करती है, पार्टी का जो थिंक टैंक है वो उन सब चीजों को सोचता है। और देखिए पार्टी का इंटरनल मामला है, वो चाहे किसी को बिठाए चाहे किसी को हटाए, लेकिन दूसरी पार्टी उसमें भी एक मौका ढूंढती है। भी आम आदमी पार्टी की बात करें, अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे, मैं मानता हूं इनका मॉडल सक्सेस मॉडल है। भी दिल्ली मॉडल जहां वो जाते हैं वहां बात करते हैं भी फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे और शिक्षा देंगे और मूलभूत आवश्यकताएं होती क्या है, इन्हीं मुद्दों पर इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन पर। लेकिन और पॉलिटिकल पार्टियां, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां वो धर्म पर, राष्ट्र पर कहीं ना कहीं वहां जाके टिका देती हैं इलेक्शन को, जहां इलेक्शन नहीं टिकना चाहिए। और जनता को भी जागरूक होना चाहिए, जनता को अपने मुद्दों पर वोट करना चाहिए, न कि इन सब चीजों के ऊपर। लेकिन होता उल्टा है, जनता भी मुद्दों को छोड़कर जाति पर, धर्म पर, राष्ट्र पर, इन सब पर वोट करने लगती है। तो फिर पॉलिटिकल पार्टियों को भी लगता है कि यार विकास के नाम से ही सब कुछ नहीं होता है, विकास कर देने से। और अगर मैं विकास की बात करूं, शीला दीक्षित ने दिल्ली में जो विकास किया था, अगर विकास पैरामीटर होता तो मेरे ख्याल शीला दीक्षित का जो आज भी लोग मानते हैं कि भी उस पीरियड में विकास हुआ था दिल्ली का, लेकिन जनता ने हरा दिया। जब उसे पता लगा फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, तो जनता ने हाथ जोड़ दिया, उनसे किनारा कर दिया। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं, जनता के मन में क्या है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार फिर से अरविंद जी मैं आपका रुख कर रही हूँ, दीपक जी ने कुछ सवाल खड़े किए थे। पहले तो आपकी पार्टी की फेलियर को लेकर के, जिस तरीके से जहां पर भी जिन राज्यों में इनकी तरफ से आरोप ये लगाया गया कि आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो जनता को गुमराह करने के लिए आपने ये तब्दीलियां कर ली। चुनाव से पहले ये तब्दीलियां ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी उन चेहरों पर लागू नहीं होगा, लिहाजा आपने उन चेहरों को चयनित किया। लेकिन गुजरात में तो नाराजगी सिर्फ पटेल समुदाय की साधने तक ही आपने नहीं कोशिश की ना, आपने तो एक ऐसे चेहरे को ला करके बिठा दिया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जिसका अब तक का एक्सपीरियंस ही उतना नहीं है।
नितिन पटेल की नाराजगी जो है वो कल से लेकर के आज तक के एक्शन में दिखाई दे रही है। अगर पटेल समुदाय की ही रिप्रेजेंटेशन करनी थी तो नितिन पटेल भी एक बेटर चॉइस हो सकते थे। चेहरे और भी थे, लेकिन भूपेंद्र पटेल को ढूंढने से पहले कुछ तो उनमें क्वालिटीज रही होंगी सर, मैं वो समझना चाहती हूँ। प्रीति पांडे जी, मेरे कांग्रेस के मित्र ने जो आरोप लगाए उसको मैंने बहुत धैर्य से सुना और बीच में नहीं बोला। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप पे। एक तो करप्शन का आरोप लगाया। देश में एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है जिसकी अध्यक्षा, जिसके पूर्व अध्यक्ष और जिसकी जो महामंत्री है प्रियंका जी, उनके पतिदेव, ये तीनों के तीनों जमानत पे बाहर हैं और ये दूसरे के तरफ उंगली उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप पर इस तरह का कोई आरोप नहीं है। दूसरा, नेतृत्व परिवर्तन की बात है तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी में ही संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता पिछली सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता है। अरविंद जी, फिर तो मैं आपको भी सर किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहूंगी ना। आप भी बीजेपी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। हमारे वहाँ जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं और जितने भी लीडरशिप आई है वो सब पिछले कुर्सी पर बैठने वाले लोग ही आगे गए। सर मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बातों से। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पार्टी आपको भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएगी? हमारे मोदी जी खुद भी एक गरीब परिवार से आते हैं और आज प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे। ये हमारे लिए और देश के लिए गर्व की बात है। कांग्रेस में बड़े पद केवल गांधी परिवार के लिए सुरक्षित है और आम आदमी पार्टी में अभी संगठन का चुनाव हुआ है। तीसरी बार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक चुने गए। वहां दूसरा कोई राष्ट्रीय संयोजक नहीं चुना जा सकता है क्योंकि एक आदमी का एकाधिकार है। और आम आदमी पार्टी के मेरे मित्र जो आरोप लगा रहे थे, मैं इनका क्या जवाब दूं? 2014 में भी ये कह रहे थे कि बीजेपी की स्थिति खराब है, इनके राष्ट्रीय संयोजक हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े थे। स्थिति क्या हुई जनता के सामने है। और इनके आरोपों पे हम विश्वास कैसे करें? जब हम चैलेंज देते हैं तो इनका सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल कोर्ट में जाके कान पकड़ के माफी मांग लेता है कि मेरे से गलती हो गई है, तथ्यों की मुझे जानकारी नहीं है। तो आप कोई जिम्मेदारी के साथ आरोप नहीं लगाते हो, अनर्गल आरोप लगाते हो, झूठ बोलते हो। और आपका जो सर्वोच्च नेता है कोर्ट में जाकर कान पकड़ के सर झुका के माफी मांगता है, तो आपकी प्रामाणिकता पे, आपके क्रेडिबिलिटी पे कैसे विश्वास? सर आपकी सारी बातों को मैंने समझ लिया अरविंद जी। आपकी सारी बातों को मैंने सुन लिया, समझ लिया और मुझे लगता है कि मेरे बाकी मेहमान भी समझ गए। यहाँ पर सवाल ये है कि सर जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ये ऐसी पार्टी है जहाँ पर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक को इतने आगे पहुंचा दिया जाता है, मैं तो ये पूछ रही थी कि आप भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे फिर तो? मेरे हिसाब से आप बहुत बेहतरीन काम करते हैं पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी में जो भी अच्छा काम करेगा वो आगे जाएगा। मैं तो बहुत छोटा सा सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे जो दायित्व दिया गया है वही। चलिए ठीक है, दीपक जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे। दीपक जी देखिए प्रीति जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि इन्होंने पूरे दलों का गिना दिया, लेकिन इन्होंने एक एक बात नहीं बताई कि भूपेंद्र पटेल में ऐसी कौन सी खूबी है जो कि मैंने जो आरोप लगाया कि आप लगाने की सरकार और भ्रष्टाचार की बात करते थे नरेंद्र मोदी जी भाषणों में कहते थे महंगाई करप्शन के आरोप में जमानत पर बाहर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? अरविंद जी दीपक जी को भी सुन लेते हैं ना। दीपक जी कुछ कह रहे हैं, जवाब दे दीजिए जो मैंने आरोप लगाया है। जी दीपक जी। बौखलाहट इनकी इतनी ज्यादा है, सोनिया गांधी राहुल गांधी के बिना इनके डिबेट नहीं होती भाजपा वालों की, तो ये सबसे बड़ी इनकी कमजोरी है। महंगाई पे नहीं बोलेंगे, डीजल पेट्रोल पे बात नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी जमानत पे है तो उससे जरूर बात करेंगे। अरे तो महंगाई पे भी बात कर लीजिए ना, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया गिर रहा है, तो इस पे भी बात कर लीजिए ना। जरा बताइए देश को कि ऐसे हालात आपने किस कंडीशन में पैदा कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है पेगासस की जासूसी पे, तो आप उसमें जवाब नहीं देते हैं कोर्ट तक में, और यहाँ पे आके आप राजनीतिक बातें करते हैं। यहाँ पे आप आके कहते हैं कि हम कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाते हैं। अरे कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाते हैं और जनता को छलते हैं आप। 6 महीने का मुख्यमंत्री बना के आप पूरे लोगों को वहाँ पे कोशिश करते हैं। चलिए दीपक जी की बात को आगे बढ़ाते हुए रमेश श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी से, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं क्योंकि अरविंद जी ने आम आदमी पार्टी को लेकर के भी काफी कुछ बातें कही थी। रमेश जी देखिए, वो आम आदमी पार्टी को लेकर के कितनी भी बातें कहें, आज मुद्दा गुजरात है और आप गुजरात की राजनीति पर जरा विहंगम नजर डालिए तो आपको क्या दिखता है। अभी नहीं, इसके पहले के 5 वर्ष आप देखें, गुजरात की राजनीति में 3 नए चेहरे उभरे, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी।
ये बिल्कुल युवा थे और इनके पीछे जनता चली। जनता ये देखना चाहती थी कि ये किधर ले जा रहे हैं जनता को। ये तीनों ही राजनीति में बहुत प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे। इसका अर्थ जरा समझिएगा मैडम जी। इसका अर्थ ये है कि गुजरात की जनता राजनीति का विकल्प तलाशने में पिछले 8-9 वर्षों से लगी हुई है। उसको जो नए चेहरे दिखते हैं उनको वो एक्सपेरिमेंट करने को तैयार रहती है। आम आदमी पार्टी एक नई बयार के रूप में उनके पास पहुंची है और यही वजह है कि हमारी जनसभाओं में जनता आ रही है। और मैं अरविंद जी को अभी बता दूं, अहमदाबाद म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं, शायद इसी को देखते हुए फॉर द टाइम बीइंग आपने अहमदाबाद नगर निगम के पुराने अध्यक्ष को अपना सीएम बनाया है। आप देख लीजिएगा, हम वहां भी सीटें जीतेंगे। और मुझे ये पता नहीं है, जो नगर निगम के चुनावों को लेकर के बातें कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में आपकी पार्टी के लिए खुशखबरी लेकर के आती है नहीं, और जो बीजेपी इस वक्त तब्दीलियां कर रही है वो वहां पर कुछ कारगर साबित होती है कि नहीं। समय मेरे पास कम है। उपाध्याय जी का एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। उपाध्याय जी, आपने तीनों पक्षों की बातों को सुन लिया। ये वो पार्टियां हैं जो जल्द ही चुनाव के बीच में जनता के पास जाएंगी और जनता से तमाम तरीके से लोक लुभावन वायदे करके वोट अपील भी करेंगी। लेकिन गुजरात में बीते दिनों और खास करके देश की इस वक्त जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं कोरोना काल के बाद से लेकर, चाहे अर्थव्यवस्था की बात की जाए या फिर प्राइस हाइक की बात की जाए या फिर दूसरे तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, आपको क्या लगता है गुजरात एक ऐसा राज्य जो सर्वसंपन्न माना जाता था, आज के समय में उस राज्य के सामने जो चुनौतियां हैं, ये तब्दीलियां और ये बदलाव वहां की जनता किस तरीके से लेगी, और क्या बीजेपी जिस फॉर्मूले को अख्तियार करके चुनाव को साधने की कोशिश कर रही है, आपको लगता है कि वो कुछ करिश्मा दिखा देगा? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा प्रीति के मैं ये कह दूं कि जनता उसको एक्सेप्ट करेगी। जनता एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी ये तो इलेक्शन के बाद पता लगेगा। लेकिन जो जमीनी हालात है, मैंने कहा ना कि चेहरा बदलने से जमीनी हालात नहीं बदल जाते हैं। जनता ये चाहती जमीनी हालात बदलें, जो उसकी रोजमर्रा की समस्याएं हैं। जो एक महंगाई बढ़ी है तो एक आम आदमी पर जो बोझ पड़ा है वो बोझ कम होना चाहिए। वो कोई रास्ता एक्चुअल में विकल्प कोई दूसरा नहीं बता रहा। ये तो सब कह रहे हैं कि भी इस तरह का उसमें कमी है, इसमें कमी है। भाई हमारे अंदर अपने अंदर क्या कमी है वो कोई अपना आकलन नहीं। तो बीजेपी सर डिस्कस ही नहीं करना चाहती। विजय रूपाणी साहब में कुछ तो खामी रही होगी, पार्टी को कहीं तो कोई कमी दिखाई दी होगी जिसके बाद ये तब्दीलियां करने की सोची, या फिर उत्तराखंड में जो बदलाव किए गए, यही मैं समझना चाह रही हूँ। देखिए, कोई आकलन और जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, न ये बताने को तैयार है, बल्कि एक अजीब सा फिलॉसफी और हो गई है। प्रीति, मैं अगर प्रश्न पूछता हूं तो प्रश्न का जवाब देने की बजाय मेरे तरफ से 2 प्रश्न और पूछ लिए जाते हैं कि पहले आप ये बता दें। जबकि जनता, देखिए ये जो डिबेट होती है, बहस होती है, इसमें जनता जो देखती है वो ये चाहती है कि भी उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन पर सरकार का जो भी प्रवक्ता है उसका जवाब क्या होगा। तो वो देखने को नहीं मिल रहा। तो जनता भी कहीं ना कहीं हताश और निराश दिखती है इन सब चीज़ों में। और देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो प्रीति, मैं तो ये कहूँगा सबका चरित्र एक जैसा हो गया है। जहाँ अपने वेतन भत्ते बढ़ाने की बात हो, अपनी सुख सुविधाओं की बात हो, आदर्श सभी भाषणों में सबके में मिलेंगे, लेकिन वहाँ सब एक हो जाती हैं। और जब आरटीआई में दायरे में लाने की बात होती है, चंदे के सोर्स की बात होती है, कोई पारदर्शिता नहीं रखी जाती। चलिए, देखना यही है कि ये जो दावा ये पार्टियां करती हैं कि हम सबसे बेहतर हैं और जनता के लिए हमसे अच्छा विकल्प कोई नहीं है, ये तमाम जो बदलाव या फॉर्मूले अख्तियार करके पार्टियां जो एक्सपेरिमेंट जनता के साथ कर रही है चुनाव से पहले, वो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट किस तरीके का लेकर के आते हैं ये देखना जरूरी होगा। क्योंकि अगर ये फॉर्मूला सही साबित हुआ तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें किसी भी राज्य में 5 साल के लिए 5 बार मुख्यमंत्री बदलते हुए भी देखे जाएं। फिलहाल इस बहस में आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद सिंह जी, आप चर्चा में शामिल हुए। दीपक झा जी, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरबी उपाध्याय जी और रमेश श्रीवास्तव जी, स्टूडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।